सादर प्रणाम। मैं नीरजा चौधरी आपके अपने चैनल इन्फोनी कॉर्नर में आपका स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। हम लेकर आए हैं क्लास 12th बायोलॉजी के सैंपल पेपर के सेक्शन डी को केवल, जिसमें केस बेस्ड क्वेश्चंस होंगे और उन क्वेश्चन में आपके दिया है ईच क्वेश्चन हैज 3 सब पार्ट विद इंटरनल चॉइस इन 1 सब पार्ट। 3 उसके क्वेश्चंस हैं जिनमें एक क्वेश्चन में आपको चॉइस मिली होगी और क्वेश्चन नंबर 29 और 30 ये केस बेस्ड क्वेश्चंस मिलेंगे। सेक्शन डी 4 मार्क के ये आपके टोटल, यानी कि सेक्शन डी आपका 8 मार्क का होगा। तो क्वेश्चन पर आते हैं। द स्ट्रक्चर बिलो शोज PuCl 8 विच इज सिमिलर टू PbR322 इन इट्स फंक्शन। ये और ये दोनों फंक्शन में एक है जो नीचे स्ट्रक्चर दिया हुआ है। हाउएवर दे डिफर इन सम ऑफ देयर रेस्ट्रिक्शन साइट्स एंड नंबर ऑफ ओरी। ये however they are differ in some of their restriction site and number of ORI, दोनों थोड़े से क्या है अपने restriction site और number of ORI को लेकर अलग अलग है। The ORI number of PBR322 is approximately 20। यहाँ पर PBR322 के ORI numbers दिए हुए हैं जो कि अप्रोक्स कितने हैं 20। ये पूरा एक स्ट्रक्चर यहाँ पर दिया हुआ है। अब क्वेश्चन ये है, हाउ आर PuCl8 एंड PBR322 यूज्ड इन बायोटेक्नोलॉजीज स्टडीज। कैसे इनको यूज किया जाता है? इनको एज ए यूज किया जाता है प्लाज्मिड्स जो क्या करते हैं, ये जीन ऑफ इंटरेस्ट को इंसर्ट करने में हेल्प करते हैं। कहाँ पर? जो भी हमें डिजायर ऑर्गेनिज्म हमने लिया है या जो भी हमारा डिजायर होस्ट है, यानी कि जिसमें हमें चेंज करना है और जिसके साथ इनकी बाइंडिंग करनी है। तो ये कैसे काम करते हैं? ये एक वेक्टर के तरीके से काम करते हैं जो क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑफ जीन को ट्रांसफर करने का काम करेंगे। किसमें? होस्ट सेल में। ठीक है, तो इनका यूज तो ये हुआ, इसलिए बायोटेक में इनका यूज किया जाता है। इसका सब पार्ट दिया हुआ है, व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑफ ओरी इन द अबव स्ट्रक्चर गेट्स डैमेज। यहाँ देखिए, ओरी मतलब ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ओरी का मतलब ये हुआ ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। तो यहाँ पर नो रेप्लिकेशन विल टेक प्लेस, कोई रेप्लिकेशन यहाँ पर नहीं मिल रहा है अगर रिजल्टिंग इन 1 या नो कॉपी ऑफ लिंक्ड डीएनए। अगर जो हमारा यहाँ पर डीएनए है मतलब डीएनए है, अगर इसकी यहाँ पर हमें कोई कॉपिंग नहीं मिलेगी, दैट मीन्स यहाँ पर किसी भी तरीके का रेप्लिकेशन यहाँ पर नहीं होगा, कोई भी रेप्लिकेशन नहीं होगा। अगर परिणाम स्वरूप डीएनए जो भी लिंक्ड डीएनए कोई भी डीएनए नहीं, जिस डीएनए को हमने लिंक किया है, लिंक्ड डीएनए की कोई कॉपी यहाँ पर नहीं मिलेगी। नाउ सेकेंड क्वेश्चन है आपका, द LAC-Z जीन हैज many recognition sites, study the segment of DNA given below and answer the question। आपको ये एक स्ट्रैंड दिया हुआ है। फर्स्ट है इसका, applying your knowledge to palindrome sequence, identify and mark the possible region where the restriction enzyme X will act। ये आपको दिया हुआ है, पैलिंड्रोम सीक्वेंस है, इसमें आपको वो पोजीशंस को मार्क करना है जहां पर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम X काम करेगा। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का क्या काम होता है? डिजायर्ड लोकेशन से जो सेगमेंट है उसको कट करना, और यहाँ पर अगर रेप्लिकेशन कराना है या हमें कोई वेक्टर यहाँ पर अप्लाई करना है, जो वेक्टर ने जीन ऑफ इंटरेस्ट को अप्लाई करना है, तो उसमें हेल्प करना जरूरी होता है। उसके लिए रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का काम होता है कि वो उस थ्रेड को क्या करे, तोड़े, स्ट्रैंड को क्या कर दे, तोड़ दे। तो ये पूछ रहा है कि पॉसिबल रीजन वेयर द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम एक्स विल एक्ट, कहां पर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम एक्ट करेगा। तो देखिए, यहाँ तो सीक्वेंस से तो हम निकाल लेंगे, लेकिन पता होना चाहिए रेस्ट्रिक्शन एंजाइम एक्ट किस जगह करता है, यानी कि कहां पर डीएनए स्ट्रैंड को कट करता है। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डीएनए स्ट्रैंड को कट करता है 3rd OH, यानी कि एक न्यूक्लियोटाइड के 3rd OH पर और दूसरे के 5th फॉस्फेट पर। ये इसको स्पेसिफिकली क्या करता है, कट आउट करता है, मतलब कट करता है, सेगमेंट ऐसे बनाता है। अब रही बात कि जो ये कैसे पहचान करेगा, ये पहचान करता है 4.6 न्यूक्लियोटाइड से, यानी कि एक पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड को सेलेक्ट करता है और ये किसको काटता है, शुगर और फॉस्फेट को यहाँ से कट करने का काम करता है। तो ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इस तरीके से काम करता है। ठीक है,
अब रही बात कि इस वाले साइड पर ये कहां पर इसको कट करेगा, तो इस वाले साइड पर जहां पर हमको पैलिंड्रोम दिख रहा है, पैलिंड्रोम एक सबसीक्वेंट सीक्वेंस दिखाई देता है जो दोनों चेन में हमें दिखता है, तो एक उसका कट करेगा वो यहाँ और साथ ही दूसरे स्ट्रैंड में कट करेगा यहाँ, ठीक है, क्योंकि 5 to 3 और 3 to 5 है। अगर यहाँ पर हाइड्रोक्सिल के साथ हो तो इधर क्या होगा, फॉस्फेट के साथ, तो एक कट तो इसका यहाँ पर आ जाएगा और दूसरा कट करेगा यहाँ और यहाँ। तो आपको पहले तो ये पता होना चाहिए रेस्ट्रिक्शन एंजाइम काम कहाँ करता है, किन साइट्स को वो चूज करता है, ठीक है, पैलिंड्रोमिक साइट्स को चूज करता है और उसके बाद वो क्या करता है, अगर आपको ऐसे ना समझ में आए तो थर्ड OH और फिफ्थ फॉस्फेट को चेक करता है और उसके बाद वहां पर एक्ट करना शुरू करता है। फिर दिया रेस्ट्रिक्शन एंजाइम वाई वाज यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट जीन ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम अ प्लांट। This gene needs to be inserted in the given DNA segment which has been treated with restriction enzyme X। मतलब यहाँ पर एक restriction enzyme को प्लांट के जीन ऑफ इंटरेस्ट के लिए यूज किया गया है और यहाँ पर इसके DNA सेगमेंट के साथ इसको इंसर्ट करने की तैयारी है, which has been treated with restriction enzyme X, यानी जिस पर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम X ने काम किया है कट करने के लिए। Will there be a successful recombination? Explain with the reason। नहीं, यहाँ पर सक्सेसफुल जो रिकॉम्बिनेशन है वो नहीं होगा, क्योंकि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो ये कट कर रहे हैं, यहाँ पर देखिए Y है और यहाँ पर क्या है, X है, तो दोनों रेस्ट्रिक्शन एंजाइम सेम होने चाहिए और जो DNA को जो मतलब जो भी हमने प्लाज्मिड लिया है उसका DNA को वो कट कर सके, और चाहे वो हमने प्लांट से लिया है या हमने कहीं भी उसको करना है, तो इसका आंसर आपका क्या होगा, नो। तो कंडीशन दोनों एंजाइम क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। लास्ट क्वेश्चन है इसका कि विच वन ऑफ द टू PUCI8 and PBR322 where do you prefer for biotechnological studies and justify। आप क्यों इन दोनों में से किसको यूज करेंगे और क्यों यूज करेंगे, आपको ये बताना है, इन दोनों में से, इसमें से और इसमें से, और आपको उसको जस्टिफाई करना है। तो देखिए अगर दोनों में चॉइस दी हुई है तो PUCI8 को ही चूज किया जाएगा। क्यों चूज किया जाएगा, बिकॉज इसका जो कॉपी रेट है वो कॉपी रेट बहुत ज्यादा हाई है, तो हाई कॉपी रेट की वजह से इन द कंपैरिजन ऑफ PBR322 वी चूज PUCI8। ओके, नेक्स्ट 30th क्वेश्चन है जो इस सेक्शन का दो केस क्वेश्चंस आने थे, जिसमें से लास्ट वाला क्वेश्चन है, ऑब्जर्व द गिवन ग्राफ बिलो। The graph represents inter-specific interaction between two species of paramecium competing for a same resource of culture medium। ठीक है, दो अलग अलग पैरामीशियम की स्पीशीज हैं जो एक ही कल्चर मीडियम में एक दूसरे से compete कर रही हैं। Paramecium cordatum and Paramecium aurelia were grown in separate culture as well as in mixed culture। दोनों को हमने सेपरेटेड कल्चर में भी ग्रो कराया जैसे कि सेम में कराया। इट वॉज फाउंड दैट ईच स्पीशीज ग्रू इन नंबर अकॉर्डिंगली टू द लॉजिस्टिक इक्वेशन। यहाँ एक ग्राफ दिया हुआ है जिसमें दे रहा है कि नंबर ऑफ स्पीशीज क्या कर रहे हैं, जैसे जब इनको सेपरेट कराया तो ये ग्राफ है, जब मिक्स्ड कल्चर में कराया तो ये वाला ग्राफ दिया है, और इनमें जो मिक्स्ड कल्चर में ये था तो ये वाला ग्राफ था, और अलोन पैरामीशियम इस तरीके का था। तो मिक्स्ड कल्चर में भी दोनों के रेशियो को दिखाया है और अलोन दोनों के रेशियो को ग्राफ में दिखाया है। अभी क्वेश्चन है इसका, विच स्पीशीज इज कंपिटिटिवली सुपीरियर, सपोर्ट इट विद द डेटा प्रोवाइडेड इन द ग्राफ। आपको बताना है इनमें से कौन सी स्पीशीज सुपीरियर है, मतलब पैरामीशियम कॉर्डेटम में और पैरामीशियम ऑरेलिया में। ग्राफ में हमें यही दो स्पीशीज दी है, इधर नंबर ऑफ पैरामीशिया दिए हैं और इधर टाइम दिया है। क्लियर हो गया। यहाँ पर दोनों में कंपेयर करें, अगर ग्राफ को हम यहाँ पर देखें तो ये पैरामीशियम ऑरेलिया का ग्राफ ऊपर जा रहा है जबकि पैरामीशियम कॉर्डेटम का ग्राफ नीचे जा रहा है। तो पैरामीशियम ऑरेलिया जो स्पीशीज है वो कंप्लीटली सुपीरियर है। पैरामीशियम जो ऑरेलिया है वो ज्यादा ग्रो कर रहा है इन द कंपैरिजन ऑफ पैरामीशियम कॉर्डेटम, वो सीधा सीधा दिख ही रहा है। तो जो ज्यादा ग्रो कर रहा है दैट मीन्स दैट इज सुपीरियर।
तो पैरामीशियम कॉर्डेट जब यहाँ पर ज्यादा इंडिविजुअल शो कर रहे हैं नंबर ऑफ वॉल्यूम में, अगर देखो कंपेयर करते हैं, ये क्या दिया रहा है, नंबर ऑफ पैरामीशिया दे रहा है, ये दे रहा है नंबर ऑफ डेज। सपोज यहां से शुरू करते हैं, 4 नंबर से स्टार्ट करते हैं। 4 डेज में पैरामीशियम कॉर्डेटम कितना ग्रो कर रहा है, नियर बाई 30, ठीक हो गया। लेकिन ये कितना ग्रो कर रहा है, 82, 83, क्लियर हो गया। इन बिटवीन 4 डेज, विद इन 4 डेज, 4 डेज में ये कितना आ रहा है, लगभग 30, और ये कितना आ रहा है, लगभग आपका 82, 83, नहीं तो 80 मानो, 30 और 80 में बहुत डिफरेंस है। 6 डेज में ये कितना आ रहा है, 6 डेज में ये आ रहा है 50, और इधर ये 6 डेज में कितना आ जा रहा है, 100। तो ये कंपैरिजन है कि जो 6 दिन में ये बढ़ रहे हैं उसके कंपैरेटिवली जो पैरामीशियम ऑरेलिया है बहुत रैपिडली अपनी नंबर्स को बढ़ा रहे हैं, इंडिविजुअल्स बढ़ रहे हैं। Now second question है, state the underlying principle for the above result and name the scientist associated with this principle। देखिए कम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है, जो नाम है इसका मैं लिख देती हूं, कम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ठीक है। 2 क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज के बीच में कंपीटिंग हो रही है और सेम रिसोर्सेज है और वो को एग्जिस्ट नहीं है, ठीक है। तो जो कंपेटिटिवली इंफीरियर वन विल बी एलिमिनेटेड अकॉर्डिंग टू दिस लॉ। तो ये क्या करता है कि जो सुपीरियर है वो तो सरवाइव करेगा, लेकिन जो इंफीरियर है वो क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। तो ये साइंटिस्ट का नाम भी यहाँ पर देना है, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऐसा ही है। तो साइंटिस्ट का नाम देना है, साइंटिस्ट है GF गॉज। GF गॉज ने ऐसा कहा, मतलब रूल प्रिंसिपल दिया था कि जो सुपीरियर है वो तो यहाँ पर रहेगा और इंफीरियर धीरे धीरे करके वहां से एलिमिनेट कर दिया जाएगा। Now third question है, explain the mechanism in which 2 or more species competing with each other and can coexist। देखिए अगर रिसोर्स पार्टीशनिंग हो रही है या शेयरिंग हो रही है या उनका हम पार्टीशन कर दें मान लो, ठीक है, और 2 स्पीशीज कंपीट फॉर सेम रिसोर्सेज, अगर मान लीजिए हमने पार्टीशन नहीं किया तो ये भी जो 2 स्पीशीज है ये इसके लिए और इसके लिए लगातार कंपीट करती चली जाएंगी, ठीक है। अगर हमने रिसोर्स का पार्टीशन कर दिया तो कंपटीशन को क्या करेंगी, भूल जाएंगी। दे चूज डिफरेंट टाइम फॉर फीडिंग, दे चूज डिफरेंट टाइम ऑफ फ्रैगिंग पैटर्न, तो ये अवॉइड कर देंगी किसको, कंपटीशन को। तो को एग्जिस्ट ड्यू टू द बिहेवियरल डिफरेंस इन द फॉरगेटिंग एक्टिविटी, ठीक है। तो अगर कब करेंगी, अगर उन्होंने वहां पर पार्टीशन कर लिया है और वो कंपटीशन नहीं कर रही हैं तो यहाँ पर उनकी जो एक्टिविटीज हैं वो थोड़ा को एग्जिस्ट फॉर्म में रहेंगी, जैसे कि यहाँ पर मिक्स्ड कल्चर और इनमें दिखाया है, ठीक है। अब ये ग्राफ दिया हुआ है, ग्राफ है आपका ऑप्शनल क्वेश्चन है, इसका सब पार्ट दिया हुआ है, दोनों में से आप कोई भी चूज कर सकते हैं। ग्राफ A and B shown below depict interaction of 2 species which graph indicate mutualism, give reason। दो ग्राफ यहाँ पर दिए हुए हैं, एक स्पीशीज इंट्रोड्यूस है, यहाँ पर प्रोडक्शन साइज है और ये टाइम है, सेम प्रोडक्शन साइज टाइम, और स्पीशीज इंड्यूस्ड स्पीशीज A और B। ये कह रहा है कि इस ग्राफ में आप ये बताइए कि किसमें म्यूचुअलाइजेशन हो रहा है, ठीक है। तो दोनों में देखिए, अगर मैं इसको कहूं, अगर ये A स्पीशीज ग्रो कर रही है तो B स्पीशीज भी पैरेलल ग्रो कर रही है। बी ग्राफ में क्या दे रहा है, एक स्पीशीज कॉन्स्टेंटली ऐसी चल रही है, जो उसके नंबर्स थे वो नहीं चेंज हुए हैं, लेकिन दूसरी स्पीशीज क्या कर रही है, लगातार उसके नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स में बढ़ोतरी हो रही है, यानी कि पॉपुलेशन साइज में बढ़ोतरी हो रही है और इसमें नहीं हो रही है। यहाँ क्या था, एक ही पॉपुलेशन साइज बढ़ रहा है तो इसका भी पॉपुलेशन साइज बढ़ रहा है, ठीक है। तो म्यूचुअलाइजेशन किस में शो करेगा या म्यूचुअलिज्म किस में शो करेगा, म्यूचुअलिज्म शो करेगा ग्राफ ए में, क्योंकि मतलब लगातार पैरेलल का हो या सिमल्टेनियसली बोलो, दोनों में ग्रो हो रहा है, दोनों एक साथ ही ग्रो कर रहे हैं, तो ग्राफ ए म्यूचुअलिज्म को यहाँ पर शो कर रहा है। तो ये था आपका सेक्शन
डी जिसमें 2 केस बेस्ड क्वेश्चंस थे और जिसमें आंसर निकालना बहुत ज्यादा आसान है। आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो इस सेक्शन के 8 नंबर आपके पक्के हैं। तो अगला जो लास्ट सेक्शन बचेगा उस सेक्शन को लेकर हम नए वीडियो में आएंगे और जिसमें है लास्ट सेक्शन ऑफ सैंपल पेपर, दैट मींस ई सेक्शन, जिसमें 31, 32, 33 ओनली 3 क्वेश्चंस होंगे। 5 मार्क के क्वेश्चन होंगे। बहुत सिंपलीफाई तरीके से उनको पढ़ेंगे क्योंकि पूरा पेपर बहुत डिटेल पढ़ा है ताकि कोर्स भी आपका रिवाइज हो सके। तो आप लगातार इन्फोनी कॉर्नर के साथ बने रहिएगा। प्लीज वीडियोस को शेयर जरूर कीजिएगा इन्हीं अपेक्षाओं के साथ कि आप लगातार साथ बने रहेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।